कभी आपने सोचा है कि एनबीएफसीज अपना कॉस्ट ऑफ फंड कहाँ से लाती हैं और बैंक्स के कंपैरिजन में उनके कॉस्ट ऑफ फंडिंग ज़्यादा होती है या कम होती है? तो इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यील्ड और कॉस्ट ऑफ फंड है डिफरेंट एनबीएफसीज की, किस किस की ज़्यादा है, कौन सी एनबीएफसीज इसके अंदर बेस्ट हैं और क्यों कोई एनबीएफसी एकदम नीचे गिरने के बाद, उसका स्टॉक प्राइस नीचे गिरने के बाद एकदम ऊपर की तरफ भाग जाता है। ऐसा बहुत सारी एनबीएफसीज के साथ जनरली होता है। सो अभी डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ फंड्स। सो कॉस्ट ऑफ फंड सिंपली ये होता है कि एनबीएफसीज का बिजनेस क्या है। दे वांट टू दे वांट टू हैव सम मनी, राइट, और उस मनी को वो फिर लैंड करते हैं। अब वो मनी कहाँ से आती है हम उसके ऊपर बात करेंगे। बैंक्स के पास मनी कहाँ से आती है? उनके पास मनी आती है कैसा डिपॉजिट से, जो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट होते हैं, जिसके अंदर आपको 0 से 4% तक का इंटरेस्ट रहता है बैंक्स के अंदर, क्योंकि करंट अकाउंट्स में बहुत सारों के अंदर सिर्फ 0% इंटरेस्ट रहता है अगर आप एफडी नहीं खोल रहे हैं। तो 0 to 4% आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज रहता है बैंक्स के अंदर। लेकिन वो वाला जो फंडिंग सोर्स है वो एनबीएफसीज, जनरली एनबीएफसीज के पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते कस्टमर्स का। तो इस कारण से उन्हें दूसरे सोर्सेज पर रिलाय करना पड़ता है, विच आर एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ फंडिंग। सेकेंडली, आरबीआई के पास बैंक्स जा सकते हैं अगर उन्हें चाहिए कोई लास्ट रिजोर्ट काइंड ऑफ फंडिंग चाहिए, कोई इमरजेंसी फंडिंग चाहिए, तो वो रेपो विंडो के थ्रू बैंक्स बैंक्स आरबीआई के पास जा सकते हैं। लेकिन एनबीएफसी के पास वो एक्सेस नहीं होती, वो आरबीआई के पास से फंडिंग अपनी नहीं कर सकते। सो वो भी एक बड़ी लो कॉस्ट फंडिंग होती है, वो भी एनबीएफसी को एक्सेस नहीं होती। सो एनबीएफसी कहाँ से फंड लेते हैं? दे टेक फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बैंक्स, दे टेक फंडिंग डायरेक्टली फ्रॉम द बोरोइंग्स थ्रू द बॉन्ड्स। और अगर बॉन्ड्स के ऊपर भी हम बात करें, एक बैंक ने अगर कोई बॉन्ड जारी किया है और एनबीएफसी ने जारी किया है, तो जनरली पब्लिक विल गो टू द बैंक अगर दोनों का इंटरेस्ट रेट सेम है। तो एनबीएफसी को इसी कारण से अपना 1 या 2% एडिशनल रिटर्न देना पड़ता है, तभी वो अट्रैक्ट कर पाते हैं जो डिपॉजिटर्स हैं, जो बॉन्ड को खरीदने वाले लोग हैं, उनको वो तभी अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग बैंक से ज़्यादा होती है। फाइनली, दे रिलाई ऑन द कमर्शियल पेपर विच इज़ अ 30 to 60 डे काइंड ऑफ मनी। ठीक है, कमर्शियल पेपर जनरली 30 to 60 डेज के अंदर आपका मेच्योर होता है, और वो एक शॉर्ट टर्म मनी है जिससे कि एनबीएफसी अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो वो लोन आगे प्रोवाइड करते हैं, उसको फंड करते हैं। आईएल एंड एफएस का भी एक केस ऐसे ही हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने शॉर्ट टर्म फंडिंग से और लॉन्ग टर्म अपने एसेट्स को फंड किया था, लेकिन वो फिर शॉर्ट टर्म फंडिंग की रोल ओवर खत्म हो गई थी, एंड दे कुड नॉट रोल इट ओवर, एंड दैट्स वाई दे डिड नॉट हैव मनी टू सर्विस देयर एसेट्स। सो इस कारण से ही एनबीएफसी की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंडिंग ज़्यादा होती है। और इसी कारण से जब एनबीएफसी से आप लोन लेते हैं, तो वो ऐसे सेगमेंट्स के अंदर लोन देते हैं, लाइक लाइक व्हीकल लोन हो गया या माइक्रो फाइनेंस वगैरह, इस तरह के लोन्स, जहाँ पर उन्हें, या गोल्ड लोन भी हो गया, जहाँ पर उन्हें ज़्यादा यील्ड मिलती है, ज़्यादा इंटरेस्ट दे कैन चार्ज फ्रॉम द कस्टमर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, लेट्स गो टू दैट। इंडिया में जो मेन एनबीएफसीज हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ फंड और यील्ड, जो जितने पे वो लैंड कर रहे हैं, उसका डिफरेंशियल क्या है? उस डिफरेंशियल को हम बोलते हैं स्प्रेड। सो अगर किसी एनबीएफसी ने 5% पर इंटरेस्ट लोन लिया है और आगे उसको 10% पर दे दिया है, देन 5% इज द डिफरेंशियल, तो 5% इज द स्प्रेड। तो अगर इस चार्ट के थ्रू हम देखते हैं, तो आप देखिए बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मनापुरम फाइनेंस, इनका जो स्प्रेड है दैट्स ओवर 9-10%। सो इफ यू लुक एट दैट, बजाज एंड श्रीराम का अराउंड 9%, 9 से ऊपर जाएगा, एंड मुथूट एंड मन्नापुरम इज 12% अबोव, एंड क्रेडिट एक्सेस इज ऑल्सो हैविंग 13, बट दैट्स अ स्मॉलर वन, सो लेट्स लीव दैट। और यही एक रीजन है जिसके कारण बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस के अंदर हमने देखा है कि अगर उनके स्टॉक प्राइस में कोई डिप आती है, तो पीपल फील इट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू द स्टॉक। जितनी जल्दी नीचे डिप आती है, उतनी ही जल्दी ये स्टॉक्स दोबारा से ऊपर की तरफ जंप लगाना स्टार्ट कर देते हैं। REC, PFC, IRFC, these are the government companies, so they have been having the spread which is far less। जो अपने सेक्टर्स को, जिन सेक्टर्स को वो लैंडिंग करते हैं, वो गवर्नमेंट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, एंड पावर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं।
सो उन सेक्टर्स के अंदर दे कैन नॉट लैंड एट वेरी हाई रेट एंड दैट्स व्हाई दे आर हैविंग वेरी लो स्प्रेड. सो दैट्स हाउ दिस स्प्रेड इम्पैक्ट्स देम कि उनकी कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या है और वो कितने पे लैंड कर रहे हैं, उनके कस्टमर क्या है. इसी सब के बीच में इनकी डायनामिक्स चलती रहती है और उसी हिसाब से इनका स्टॉक प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है. लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.